और अब बात मध्य प्रदेश की। बीजेपी ने आज से मध्य प्रदेश में एक तरह से चुनाव का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इस लिस्ट में नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई सांसदों, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज बीजेपी नेता का नाम है। इन हैवीवेट कैंडिडेट्स के नाम के ऐलान से ये जाहिर है कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश चुनाव को कितना ज्यादा सीरियस ले रही है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में एक बड़ी रैली कर रहे थे। इस रैली में मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस को चलाने का ठेका अब अर्बन नक्सलियों को दे दिया गया है। इसके बाद मोदी राजस्थान भी पहुंचे और वहां भी उनके निशाने पर कांग्रेस ही रही। आखिर विधानसभा चुनाव जीतने का मोदी का मेगा प्लान क्या है, किन किन राज्यों के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, ये समझने के लिए आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के चुनावी महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ प्रोग्राम से। मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ खुली जीप में मैदान में एंट्री ली। अगल बगल एसपीजी कमांडो, पीछे प्रधानमंत्री की ऑफिशियल जीप और चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे। मोदी 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 मोदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड मोदी भी चुनाव प्रचार में उतर गए। मोदी ने आज ही एक दिन में 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में रैली की। सुबह वो भोपाल गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के महासम्मेलन में शामिल हुए। शाम को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। खास बात यह है कि बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में जीत के लिए रणनीति भी अलग बनाई है। जिन 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कब्जा है। इसी को देखते हुए मोदी और शाह ने यह चुनावी रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, जनता को ये समझाएंगे कि डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से क्या फायदा होता है। जबकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई जाएंगी। बीजेपी ने करप्शन को कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ बड़ा इशू बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियों ने जिस तरह सनातन धर्म पर अटैक किया है उस पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर भी उसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन में शामिल लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी अब अर्बन नक्सली चलाने लगे हैं। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। मोदी ये जानते हैं कि अगर जनता का भरोसा और वोट जीतना है तो सिर्फ कांग्रेस पर अटैक करना काफी नहीं होगा। ये भी बताना होगा कि जनता की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कनस्तर में आटे और जेब में पैसे पहुंचाने के लिए बीजेपी की सरकार क्या करेगी। तो मोदी ने यहां बीजेपी सरकार की योजनाएं भी गिनवाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना काफी सुर्खियों में है। हाल ही में इसमें बदलाव कर 21 साल तक की लड़कियों को इसके लाभार्थियों में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं।
जिसे बढ़ाकर 1250 रुपए महीने करने की योजना है। भू अधिकार योजना के तहत जिन लोगों के पास घर नहीं है, उन्हें जमीन दी जाएगी। नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना शुरू की गई है। इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के साथ ही 8,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। किसानों के लिए सीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें 2-2 हजार की 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में पिछले करीब 18 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकारों ने मध्य प्रदेश की सूरत बदल दी। मोदी ने इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से कहा कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश की इमेज बदल दी है। कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के बाद मोदी जयपुर पहुंचे। जयपुर में हुई मोदी की परिवर्तन संकल्प महासभा की खासियत यह थी कि इस रैली का सारा इंतजाम महिलाओं के कंधे पर ही था। मोदी सरकार ने हाल ही में संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवाया है। इसी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए जयपुर में मोदी की रैली का सारा मैनेजमेंट महिलाओं को दिया गया था और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने शानदार इंतजाम भी किया था। इस परिवर्तन संकल्प महासभा के साथ ही राजस्थान में चल रही बीजेपी की 4 परिवर्तन यात्राओं का भी समापन हुआ। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद कर दिए, इसलिए इस बार कांग्रेस सरकार को बदलना ही है। मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को सरकार ने अपनी संख्या बल से पारित करवाया, वरना कांग्रेस का इरादा तो इसका विरोध करना ही था। मोदी ने उस लाल डायरी का भी जिक्र किया जिसकी राजस्थान में खूब चर्चा है और गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र गुढ़ा ने ही आरोप लगाया था कि लाल डायरी में मुख्यमंत्री गहलोत की करप्शन की करतूत है। मोदी ने उदयपुर में कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करने की घटना का जिक्र किया और साथ ही कहा कि जहां करप्शन और क्राइम करने वाले बेखौफ हों, वो राज्य विकास नहीं कर सकता। कितने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा? कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे जनसंघ के संस्थापक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली धानक्या गांव गए। वहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल में जाकर उन्हें नमन किया। धानक्या गांव के ही रेलवे क्वार्टर में दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। मोदी करीब 40 मिनट तक यहां रुके। खास बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट से मोदी सीधे दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल गए और दिल्ली लौटने के बाद भी मोदी एयरपोर्ट से सीधे दीनदयाल पार्क पहुंचे। इस पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। 40 टन वजन की इस प्रतिमा को तांबे और मिश्रित धातु से बनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पार्क के सामने ही बीजेपी का पार्टी हेडक्वार्टर भी है। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मोदी ने यह भी कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बीज बोया था वो आज बीजेपी के रूप में विशाल वृक्ष बन चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।